जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुकमणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक जो हम लोग लगा रहे हैं 2024 की। अभी तक हम लोगों ने कितना सेट कर दिया है? तो अभी तक हम लोगों ने 27 बना चुके हैं, 28 बना चुके हैं। आज जो करने वाले हैं ये है 29 नंबर क्रम, 29 सेट नंबर है जो 14/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं दोस्तों। जैसे ये 30 नंबर खत्म होगी, आपको पता है दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट का जितना आपको पता है कि हिंदी हो गया, फिर उसके बाद हिंदी के बाद मैथ्स है, फिर मैथ्स के बाद क्या है दोस्तों जीके जीएस है ना, और उसके बाद क्या है आपका रीजनिंग है, उसके बाद इंग्लिश है। ये प्रत्येक सब्जेक्ट का दोस्तों अलग अलग आपका मैराथन क्लासेस तैयार है। कब का? तो 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी का, ये 30 नंबर सेट तक का, समझ रहे हैं आप। ये जैसे कि हिंदी का हो गया, एक अलग क्लासेस रहेंगी, मैथ्स का एक अलग क्लास रहेगा 2024 के, जीके जीएस का कंबाइन करके एक में रहेगा, फिर रीजनिंग का एक अलग रहेगा, और फिर इंग्लिश का भी एक अलग रहेगा। मतलब आपके 5 मैराथन क्लासेस मिलने वाले हैं जैसे ही 30 नंबर सेट कंप्लीट होंगे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा इस बातों को कि जैसे ही ये खत्म होगी सेट नंबर 30, उसके बाद आप लोगों की चलेगी मैराथन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 29 है, जो लिया गया है कब? 14/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में। पार्ट 1 जनरल हिंदी की है। आइए देखते हैं जनरल हिंदी में क्या पूछे गए थे। पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस कह रहा है क्या? संस्कृत का संधि विच्छेद करना है। संस्कृत का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? संस्कृत का संधि विच्छेद करिएगा ना, तो सस जोड़ कृत बिल्कुल गलत है यहाँ पे, सम जोड़ कृत ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। तो सम जोड़ कृत ये हमारा क्या बन गया? संस्कृत बन गया है ना, सम जोड़ कृत। चलिए आगे देखते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो देवता जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देवता जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? बताइए, का आंसर बताएंगे? तो आंसर बताएंगे आप कर्मधारय समास। आंसर ए करेक्ट होंगे। एक गद्यांश को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम लोग के पास कि भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। क्वेश्चन है हम लोग से कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? आइए देखते हैं ऑप्शन हम लोग के। किसे कहा गया? हिंदू धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। आंसर बता देंगे, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। देखेंगे आगे क्वेश्चन है क्या कि आपकी वह किताब कहाँ से जो आप कल लाए थे? आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल तो है नहीं, यह है मिश्रित। कैसा है? तो यह मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी करके बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है, वो कौन सा अर्थ बताएंगे? तो वो है अर्थ। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, कारण के कारण और लिए भी है कि शब्द एवं इसके अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें बताना है सही नहीं मतलब गलत कौन सा है, ये हमें चुनना है। सही आइए पहले देख लेते हैं, गलत अपने आप मिल जाएगा। कह रहा है कि अनल आग का पर्यायवाची है, अनु पीछे, ये बिल्कुल सही है आपका। अनु पीछे होता है, अनु कन होता है, ये भी ठीक है यहाँ पे। अपेक्षा इच्छा है, उपेक्षा अनादर है, ये भी तो ठीक है। अन्य अनाज ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे, और अन्य दूसरा यहाँ पे भी ये गलत है। यानी आंसर हम लोग का क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखिए आगे है, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप देखेंगे
पहिया पहिए ये तो ठीक है आपका, आदत आदतें ये भी ठीक है, हाथी हथनी ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता दिया गया है, ये यहाँ पे गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। जूता मारना, चापलूसी करना, स्वाभिमानी बनना, जूता साफ करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन बताएंगे चापलूसी करना, जूता चाटने का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत कौन सा है, आइए देख लेते हैं हम लोग गलत कौन है। तो कह रहा है प्रातः काल घूमना चाहिए, ठीक है। समाज में अराजकता बढ़ रही है, ये भी ठीक है। जलसा शीर्षक निबंध अच्छा है, ये भी ठीक है। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये यहाँ पे अशुद्ध है हम लोग का, मतलब गलत है। होना एक्चुअली में क्या चाहिए था? तो होना चाहिए था राजा अपनी ताकत के ब, बल नहीं, ताकत के कारण, है ना। यहाँ पे बल पर नहीं बल्कि ताकत के कारण हो जाना चाहिए था, कारण जीत गया ये होना चाहिए था। तो इस कारण ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। ये जो काले शब्द में दिया हुआ है देश के लिए शहीद हुआ सुभाष, शब्द में कौन सा पदबंध है ये हमें बताना है। कौन सा पदबंध है? तो देख रहे हैं ये देश के लिए शहीद हुआ कौन है? सुभाष है। तो ये कैसा है? नाम है, नाम मतलब संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कर्म वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? किस क्रिया का प्रयोग होता है बता देंगे? तो आंसर बताएंगे क्रिया के कितने भेद हैं? तो आप बताएंगे क्रिया के दो भेद है, और दो भेद कौन है? अकर्मक और एक है सकर्मक। तो हमें बताना है कर्मवाच्य में, तो वो हो जाएगा आपका सकर्मक। राइट आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आइए इसमें ढूंढते हैं कौन सा सही है। कह रहा है क्या, अभंग एक प्रकार का छंद है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। देखिए आजकल वहाँ काफी शरद गर्मी दिखाई देती है, ये तो हम लोग का सही है, हमें सही तो ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया? राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। देखिए आगे कह रहा है कि कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? ऐसे शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होते हैं। तो इसी तीनों में बता देना है बस। अन्य अर्थ प्रकट होता है कौन बताइएगा? तो आंसर्स बता देंगे, वो है आपका व्यंजना। आंसर्स सी कर बताइएगा। कह रहे कि किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना है, किस शब्द शक्ति की विशेषता है? कह रहा है किसी शब्द का छिपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना किस शब्द शक्ति की विशेषता है? व्यंजना का है, लक्षणा का, या अभिधा का, या तीनों का? बताइए। तो आंसर्स बता देंगे व्यंजना का है। आंसर्स ए करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बरे अंधेरो होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताएंगे कौन सा अलंकार है? तो आंसर बता देंगे, इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है वहां पे? तो वहां पे अलंकार होता है विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए आगे, जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? तो यह अलंकार है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन सी करेक्ट बताएंगे। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधानित की जय में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? तो आंसर बताएंगे, इसमें रूपक भी है, इसमें अनुप्रास भी है। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। देखो, मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख मानो चंद्र है मतलब कैसा है? चंद्र के समान है। तो इसमें कौन सी अलंकार होगी? इसमें अलंकार आप बता देंगे, मानो मनहु जनो जनहु। जहां भी आ जाए सीधे हम लोग जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के पास। आंसर डी बताइएगा। देखिए, बने सुनया जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप आंसर बताएंगे विरोधाभास अलंकार। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? विराम स्थल को क्या कहते हैं? तो आंसर बताएंगे यति कहते हैं। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, यति कहते हैं।
किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन, दो भगन और एक रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा। द्रुत विलंबित। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, द्रुत विलंबित। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? कौन सा काव्य गुण है? तो आंसर बताएंगे ओज गुण है। कौन सा है बताइए? ओज गुण है। आंसर ए करके बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक बताइए कौन है? तो आंसर बताएंगे रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, भरत मुनि है। देखिए पार्ट 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग का ये है, देख रहे हैं यहाँ पे ये एक संख्या है ना दोस्तों। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग का ना, इसको मैंने एक एडिट करके और वो प्रॉपर वाइज में, जैसे इसको हम लोग के पास स्पेस मिलती नहीं थी कि हाँ कैसे इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, इसे फिर साइड में जाने होते थे, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वाइज में एडिट कर रखा है आप लोगों के लिए, प्रॉपर सिर्फ क्वेश्चन और वहाँ पे ब्लैंक स्पेस है जो, ताकि क्वेश्चंस के रहते समय हम नीचे आपको समझा सके, तो वैसा मैंने एडिट करा। चलिए उस पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस यही है ना हम लोग का, क्वेश्चंस है जो दिया गया है, यह एक डैश संख्या है, बताइएगा कैसी संख्या है यह। तो आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 12, दशमलव के बाद 1 2, फिर डबल 1 2, फिर ट्रिपल 1 2, फिर फोर्थ 1 2, ऐसे करके आ रहा है। तो ये दिख रहा है अनियमित ढंग से आ रहा है, अनियमित ढंग से आ रहा है, मतलब ये तो परिमेय होगा नहीं, पहले तो काट दीजिए। ये कंफर्म है, ये कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये संख्या? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि संख्याएं जो है 144 और 372 का हमें महत्तम समवर्तक निकालना है। चलिए 144 से पहले इसका गुणनखंड आप निकाल दीजिए। गुणनखंड कहने का मतलब ऐसे निकाल दीजिए, 2 से 7 और ये 2, फिर 2 से निकालिए, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से आप निकाल सकते हैं 18, फिर 2 से निकाल सकते हैं 9, फिर 3 से कर सकते हैं 3, है ना। तो आपके पास कितने कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स और 3 को 2 टाइम्स, इतना ही है ना मेरे पास। अब देखिए सेम ऐसा ही निकालना आपका 372 का, ऐसे आप निकाल लेंगे। 372 का आप निकालिएगा ना, तो पता है क्या निकलेंगे आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 31, इतने आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन आएगा ना वही आपका महत्तम समवर्तक होता है, HCF होता है। तो देखेंगे इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2, इसे भी काउंट करो, इसे भी काउंट करो, इसे भी घेर लेते हैं। अब तो 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, बस इतना ही है आपके पास। 2 गुने 2 और गुने 3 काउंट करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12, यानी हम लोग के पास आंसर्स जो आने चाहिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, जहां पे सी बड़ा है डी से, तो इसका HCF क्या होगा जब आर इक्वल क्या हो? 0 हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? दो पूर्णांक धनात्मक है, सी और डी दोनों है धनात्मक। अब यहाँ पे सी बता रहा है ना क्या है? ग्रेटर देन है किससे? डी से। और आर जो क्या है? तो 0 है। तब हमारा महत्तम समापवर्तक जो होगा ना वो क्या निकल के आएगा? डी निकल के आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आप बताएंगे बी, है ना, डी निकलेगा महत्तम समापवर्तक। क्योंकि क्या है? लेस देन है, लेस देन वाला ही तो HCF होता है ना, छोटा वाला, तो इसलिए डी निकलेगा मेरा HCF। तो ऑप्शन नंबर बी में है डी। देखेंगे आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बताइए कौन बहुपद है इसमें। तो आइए देख लेते हैं इसमें हमें बहुपद कौन है। ये एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा गया है क्या? 3 रूट में x है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, ये और ये और ये भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2x² और प्लस 3x, है ना, और प्लस में हम 0 भी तो डाल सकते हैं ना। तो ये हमारा एकदम से फुलफिल कर रहा है कौन सा? तो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल 0। तो यही तो बहुपद कहलाता है। तो हमें सब जब दिख ही रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो क्यों ना राइट आंसर हमारा बी। तो राइट आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा का हमें वैल्यू बता देना है क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का बस। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का निकालिएगा तो कैसे निकलेंगे? देखिए यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए, ए इसमें 2 है, बी इसमें आपका 5 है, सी आपका -10 है।
ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए होता है ना। सी कितना है आपके पास, तो सी बताएंगे माइनस में 10, ए कितना है आपके पास 2, 2 से काटिएगा तो कितने आ गए -5। ऑप्शन नंबर है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास है, राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे -5। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0 तथा 2x प्लस के वाई इक्वल 14 समपाती होंगे। तो आइए देख लेते हैं हम। पहला हम देखते हैं क्या है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0 इतना तो है। इसमें आप देख रहे हैं a1 b1 c1 ये तो है। सेकेंड हमारा देखेंगे, सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इक्वल 14 है, तो माइनस में 14 ला सकते हैं हम, इक्वल 0 हो जाए, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से आपका a2 b2 c2 निकल जाएंगे। अब देखिए जब संपाती समीकरण होगा ना, हमारा कह रहा है ना संपाती होंगे, जब संपाती होगा तो आपको लिखने होते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2। चलिए सभी का वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो यहाँ से k का वैल्यू आपका निकलेगा। देखिए सबका वैल्यू a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2 है, इक्वल b1 कितना है 2 है, b2 कितना है k है, c1 कितना है -7, c2 कितना है -14। ये माइनस माइनस कटेगा, 7 से काटेंगे तो 2 टाइम में, यानी कितना 1/2। ये जितना आ गया है सेम ये भी तो उतना ही आया है, 1/2 ही आया है। अब देखिए किसी का भी रखिए, इससे इसको मतलब रखिए या फिर इसको इससे रखिए, किसी का भी रखते हैं हम लोग। चलिए 1/2 बराबर रखेंगे 2/k, यही है ना। तो 2 और 2 से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होता है, k बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो हमें k का ही तो वैल्यू निकालना था, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा 4। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ये बहुपद है हमारे पास, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बता देना है कि क्या होगा। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं, क्या होगा पहले तो निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो माइनस बी क्या है 9 है, मतलब माइनस में 9, और ए क्या है तो कुछ नहीं मतलब 1 है। तो आपके पास कितने आ गए, जोड़ जो आ गया माइनस ए हो गया अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा अब क्या होता है सी ओपन ए होता है। सी कितने हैं, सी आपके पास 20 है, ए कितना है तो 1 है, यानी कितना आ गया 20 आ गया आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हम लोग चलते हैं अब इक्वेशन से, हम लोग के पास क्या है तो अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही ना फाइंड करना है। देखिए क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में हम लोग 2ab लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -9, माइनस में 9 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 20, 2 इंटू 20 कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, इसका 81 में से ये 20 दूना 40, 81 में से आप 40 को घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 41 आएगा। देखेंगे 41 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर आपके पास है, राइट आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समीकरण दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल में दिया है p इंटू 2x माइनस 1 के मूलों का योग शून्य हो तो हमें p का वैल्यू बता देना है कि क्या होगा। चलिए p का वैल्यू हम लोग बताते हैं क्या होगा। यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल में हो जाएगा p इंटू हो जाएगा 2x माइनस 1 होगा ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस में इधर p आ जाएगा 2x और माइनस में 1 इक्वल कितना 0 लिख देंगे। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2px हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा p इक्वल 0, इतना तो होगा। अब देखिए इसे आगे और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस में x कॉमन कर लेंगे 1 प्लस 2p हो जाएगा क्योंकि दोनों में x था, और प्लस में यहाँ पे हम लोग p लिख देंगे इक्वल 0। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पे दिख चुका, b का वैल्यू ये है हमारे पास, c का वैल्यू ये है, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या है, तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए माइनस बी यही है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे लिखेंगे एक्स इंटू 1 प्लस 2p यही ना हो जाएगा, अपॉन ए कितना है तो 1 है, कुछ नहीं है, तो एक आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही तो रहेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स इंटू 1 प्लस 2p, ये हमारे पास क्या आ गया मूलों का योग आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस जब बीटा आ गया हमारे पास,
तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इसे क्रॉस मल्टीपल करते हैं। कह रहा ना यहाँ पे मूलों का योग क्या हो, शून्य हो, मूलों का योग क्या हो, शून्य है, मतलब यहाँ पे ये 0 हो। तब इसे हम फाइंड करेंगे तो इसे कहेंगे क्या, x 1 हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 2p इक्वल कितने हो जाएंगे, इधर 0, क्योंकि x इधर जाके डिवाइड कर जाएगा तो ये 0 बन जाएगा ना, तो 1 और प्लस 2p बच गया। अब यहाँ से हम लोग 2p का वैल्यू फाइंड करने चले तो माइनस में 1 चल जाएगा, p इक्वल क्या लिखेंगे, -1 अपॉन p, p नहीं 2 हो जाएगा, -1 अपॉन 2 आ जाएगा किसका, p का वैल्यू, तो -1 अपॉन 2 ये किसका वैल्यू आ गया, तो p का वैल्यू आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो गया। राइट आंसर सी बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्या, कि रैखिक समीकरण हो x प्लस 2y इक्वल 3 है तथा 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल 0 को आलेखीय निरूपण क्या प्रदर्शित करेंगे, बताइए क्या प्रदर्शित करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या प्रदर्शन करेंगे। पहला समीकरण हम लोग के पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल 3 है ना, इक्वल 3, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y और माइनस में 3 इक्वल 0, इतना तो लिखेंगे हम लोग। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y और प्लस 7 इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से a1 a2 b2 और c2 निकल जाएगा, यहाँ से a2 b2 और c2 निकलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। पहले हम लोग रख के देखते हैं क्या तीनों इक्वल होंगे, तो आप समझ जाएंगे संपाती होगा, कैसा आएगा, पैरेलल आएगा या फिर प्रतिच्छेदी आएगा, सभी समझते हैं हम लोग। a1 की वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है इक्वल b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 4 है, c1 का वैल्यू माइनस में 3 है और c2 का वैल्यू प्लस में 7 है ना इतना। चलिए अब इसे हम लोग देख लेते हैं, क्या ये कटेगा, यस कटेगा, मतलब आप देख रहे हैं क्या कि 1/2 और 1/2, बट ये -3/7, मतलब हम कह देंगे क्या कि a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया है b1 अपॉन b2 के आ गया है, बट डजंट इक्वल c1 अपॉन c2 हुआ है, ये तो हुआ है ना, मतलब ये हमारा समीकरण जो होगा वो कैसा होगा, तो ये समानांतर होगा। यदि तीनों इक्वल आ जाते हैं तो संपाती हो जाता है ना, तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार जो है 608 रुपए में 2 kg चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल कीमत क्या था, ये हमें बताना है, मूल कीमत क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक आप चाहते हैं बनाना तो वो भी बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग आप चाहते हैं वो भी बता देंगे। चलिए पहले शॉर्ट आपको बता देते हैं, तो उसके बाद लॉन्ग हम लोग करेंगे। देखिए शॉर्ट के लिए ना सबसे पहले आपको जाना पड़ता है परसेंटेज के पास, परसेंटेज है तो परसेंटेज को लीजिए, 5% है, 5% को यदि हम लोग उठाते हैं, ये 5% बट्टा खरीदने पर वो कितना अधिक मिल जाता है, तो 2 kg अधिक मिल जाता है, 2 बराबर रखिए, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे, 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब 5% बराबर 2 है तो 100% बराबर बताइए कितने हो जाएंगे, तो अब बताएंगे 2 और बट्टे में 5 और गुन्ने 100 हो जाएंगे, मतलब 2 से ये तो कटेगा नहीं, 5 से इसे काट सकते हैं हम लोग, 5 से 20 टाइम में 20 और 2 गुना करेंगे तो मतलब 40, 100% बराबर कितना आ गया 40, तो चीनी का जो मूल है, मूल कीमत वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका 608 रुपया है ना, 608 रुपया है ना। अब ये 40 रुपया जो निकला है पूरे 100% का निकला है, डिवाइडेड बाई किससे करेंगे हम लोग, 38 से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 2 kg अधिक प्राप्त चाहिए, ये तो 40 हमने पूरा 100 लिया है ना, 2 kg अधिक मतलब कम कर देंगे 38। अब इसको काटिएगा, तो काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 रुपये प्रति kg, मतलब हमारे पास आ गए हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक। अब आइए हम लोग लॉन्ग ट्रिक से चलते हैं, आप समझे होंगे या फिर नहीं, फिर भी हमने कोशिश करा कि ये रेट से हम लोग इक्वल करेंगे पूरे 100% का, जब 100% आ गया तो ये कह रहा है कि 2 kg अधिक ले रहा है, जब 2 kg अधिक ले रहा है तो हम 2 kg उसमें घटा देंगे तभी तो मूल वाला निकलेगा ना। कह रहा है कि प्राप्त करते हैं तो चीनी का मूल, मूल कहने का मतलब जो वास्तविक जो पहले था वो क्या होगा उसका रेट, पहले वाला हमें रेट बताना था, पहले वाले के लिए 2 इसमें से घटाना होगा तभी ना, तो 40 तो हमारा मूल है, मूल नहीं मतलब अधिक मिल रहा है, लेकिन हमें घटाना है इससे, क्योंकि मूल वाला बताना है हमें, तो 38 से ही डिवाइड करेंगे ना। अब चलिए हम लोग लॉन्ग ट्रिक से एक बार बता देते हैं। हम मान लेते हैं चीनी का मूल पहले कितना था, 100 रुपया था, और खरीद कर जो है 608 रुपया में y kg चीनी खरीदा गया है, तो हम कहेंगे क्या x और y, क्योंकि y kg खरीदा गया है, 100 रुपये खरीदा गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 608 रुपये में खरीदा गया है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें।
अब कह रहा है कि चीनी का नया मूल्य जो होगा, चीनी का जो नया मूल्य वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है, आपको बता देंगे, नया मूल्य 0.95x हो जाता है नया, ठीक है ना। क्यों हो जाता है नया, तो देखेंगे यहाँ पे 0.95x जो होगा, ये y केजी जो ले रहा है कितना, 2 kg एक्स्ट्रा ले रहा है, 2 kg एक्स्ट्रा ले रहा है, तब जाके इसका 608 रुपया हो रहा है। अब देखेंगे दोनों समीकरण जो, मतलब यहाँ पे हमारा ये सेकेंड इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को यदि हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा, तब हमारा इक्वल होगा x, y इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 0.95x, और ये हो जाएगा x नहीं बल्कि यहाँ पे y+2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.95 y और प्लस 1.9, मतलब कि यहाँ पे आप निकालेंगे y की वैल्यू, निकालिएगा कितने हो जाएंगे, यहाँ से y है, ये y इधर आके घटेगा तो आपके पास बचेंगे 0.5 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.05y इक्वल कितने हो जाएंगे 1.9, मतलब y की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 1.9 अपॉन 0.05 हो जाएंगे ना, ऊपर में 100 और नीचे में 10 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे हम लोग, 5 से 2 मतलब 19 दूना 38, y इक्वल कितने आ जाएंगे 38 आ जाएंगे आपके पास, 38 kg आ गया। y जो हमने माना था, y क्या माना था कि कुछ kg है और ये रुपया था हम लोग का, है ना, तो y हमें आ चुका है 38 kg। जब 38 kg आ गया, टोटल कितना इन्वेस्ट करा 608 रुपये डिवाइडेड बाई 38 कर दीजिए इसको, फिर तो हमें आ ही गया 16 रुपये प्रति kg, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, एक वस्तु पर 15% की बट्टा दूसरे पे 20% की बट्टा के समान है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात कितना होगा, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं वस्तु का मूल्य x और y है, ठीक है, x का x और दूसरे का y है। x पे कितना दिया जा रहा है 15% का बट्टा, y पे कितना दिया जा रहा है 20% का बट्टा, दोनों क्या है इक्वल है। अब देखेंगे प्रतिशत से प्रतिशत काट लीजिए, 5 से 3 टाइम में, 5 से 4 टाइम में, 5 से 4 टाइम में कट गया। हमें अनुपात बताना है तो x अपॉन y ला दीजिए, इधर पहले से 4 है, ये बट्टा में चल जाएगा 3, कितना आ गया 4:3 के रेशियो, ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, राइट आंसर बी करके बता देंगे 4:3 ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या, दो बिंदु दिया हुआ मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में बांटेगी, ये हमें बताना है, कौन से अनुपात में बांटेगी। देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर आपको दिखाना चाहें तो सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या है, पहले दोनों माइनस इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे -3 और ये है -4, सपोज करिए यहाँ पे मेरा पॉइंट बन रहा है, ठीक है, और दूसरी पॉइंट जो बन रही है, एक दोनों प्लस है, दोनों प्लस कहने का मतलब हमारा इधर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने पॉइंट को हमने मीटअप करा है, तो यहाँ से हमें बताना है कौन सा, जो हमें P पॉइंट बनेगा, P जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा, यही बताना है कि यहाँ पे कौन सा रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है ना। तो हम लोग P को ले ले क्या 0 और y, तो तभी तो बता सकेंगे किस रेशियो में हमें डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये तो दे रखा है 1 2 और यहाँ पे भी दे रखा है -3 और -4, तो चलिए हम लोग निकालते हैं किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं इधर m और इधर n के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है ना। तो m और n के रेशियो में बांटेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे p x y, अभी जस्ट p का वैल्यू हम दिखाया आपको, यहाँ पे p लिखेंगे इनटू हो जाएगा m x2 और प्लस हो जाएगा n x1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा m y2 प्लस हो जाएगा n y1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n, इतना होंगे ना। चलिए इसमें वैल्यू रखते चलते हैं हम लोग, p का क्या था 0 और y यही था ना, इक्वल में रखेंगे p, इसका वैल्यू रखिएगा तो m इंटू x1 कितने हैं, तो x1 आप 3 से माइनस में यहाँ पे पहला इसको ले लेते हैं हम लोग 1, x2 है x2 पहले x2 प्लस n तो रहने देते हैं, x1 कितने हैं माइनस में 3, तो माइनस में 3 लिखेंगे अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n रहने देंगे हमें, दूसरा क्या है m रहने देंगे y2 कितने हैं आपके पास 2 है, प्लस n तो n रहने दें y2, y1 कितने हैं माइनस में 4 है अपॉन m प्लस n,
अब देखिए यहाँ पे हमें आ चुका है क्या कि एक दूसरे के इक्वल में रखना है। कौन कौन एक दूसरे के इक्वल में रहेगा? तो देखिए ये पहला जो है ये 0 के इक्वल में होगा और y वाला जो है इसके इक्वल में होगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। पहला 0 बराबर हम लोग लिखेंगे m और 1 में गुना करेंगे तो m रह जाएगा, प्लस बल्कि नहीं बल्कि ये हो जाएगा आपके पास -3n हो जाएगा, अपॉन नीचे रह जाएगा m प्लस n, है ना। इसको जाके इधर से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे क्या, आगे यहाँ पे लिख देते हैं। आगे क्या हो जाएगा आपका कि 0 इक्वल लिखेंगे m माइनस 3n, इतना तो लिखेंगे। मीन्स आप बताइएगा क्या कि 3n इधर आ जाएगा, आप बताएंगे m इक्वल हो जाएगा 3n, हो जाएंगे ना। m और n का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे m अपॉन n इक्वल कितने हो जाएंगे 3 अपॉन 1, ये हो जाएगा 3 और 1 के रेशियो में। तो यही तो हमें बतानी थी, 3 और 1 के रेशियो, ऑप्शन नंबर सी करके बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रेखाखंड AB पर P एक बिंदु है इस प्रकार की AB बराबर 2 BP है। यदि A दिया हुआ है बिंदु, B भी दिया हुआ है, तो P का y निर्देशांक बराबर क्या होगा ये हमें बता देना है। चलिए इसका बताते हैं हम लोग। इसमें इस बार जो है हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। ये जो रेशियो है आपका देखिए कैसे, तो AP बराबर ये लिखा गया है 2BP, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि AP अपॉन BP इक्वल क्या हो जाएगा 2 अपॉन A। हमारा रेशियो तो मिल चुका है, हम इसको मान लें M और इसको N ले लेते हैं, ठीक है। 2 और 1 के रेशियो में बांट रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक रेखाखंड है, ठीक है ना, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। ये एक P पॉइंट है जो M और N के रेशियो में बांट रहा है, जिसका वैल्यू 2 और 1 दे चुका है, जिसमें A का भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2 और -3, B का भी वैल्यू दिया है 2 और 3। तो हमें ये P वाला निर्देशांक बताना है कि क्या होगा। P जो है y निर्देशांक हमें बता देना है क्या होगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला क्या कि mx2 प्लस हो जाएगा nx1 अपॉन में हो जाएगा m प्लस n, होगा ना। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे my2 और प्लस हो जाएगा ny1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो p एक्स वाई इक्वल हम लोग रखेंगे m का वैल्यू कितना है तो 2 है, 2 रखेंगे। x2 का वैल्यू कितना है तो x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 रखेंगे, प्लस n का वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रखेंगे, अपॉन m प्लस n, 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे m कितना है 2 है, y2 कितनी है आपके पास 3, n कितना है 1 इंटू y1 कितने है आपके पास माइनस में 3, अपॉन हो जाएगा 2 1 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2 और 2 में गुना करेंगे 4, और ये कितना हो जाएंगे 2, 4 और 2 6, 6/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें, ये 6 और ये माइनस में 3, 6 में से 3 घटाएगा तो कितने हो जाएंगे 3 और बट्टे 3। इसे काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपके पास 2, है ना, और इसे काटिएगा तो ये आ जाएगा 1, मतलब 2 और 1 आ गया। कितना आ गया बिंदु हमारा 2 और 1। तो आंसर हम लोग क्या बताएंगे, हमें बताना है बस y का निर्देशांक। y का निर्देशांक क्या आया, ये वाला आया है ना, 1 आया है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी बता दीजिएगा, क्योंकि x तो पहले होता है y बाद में, तो y 1 आ गया हमारा, आंसर बन गया डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन कि 180 से कम हो, उसे कौन सा कोण कहेंगे। रिजु कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण। समकोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से ज्यादा, पहला ऑप्शन काट दीजिए आप। दूसरा, ये तो कंफर्म है कि 180 से कम होगा मतलब वो अधिक कोण होगा, सीधे से हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिक कोण। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगुने से 24 डिग्री कम है तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप कितना हो जाएगा ये बताना है। देखिए समांतर कोण जैसे कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये पता होगा कि ये कोण और ये कोण एक दूसरे को जो सम्मुख है, ये 180 होते हैं दोनों का योग, ये कोण और ये कोण एक दूसरे को जोड़ के सम्मुख जो होते हैं 180 होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जब ये हम समझ चुके हैं और चारों कोणों का योग तो आपको पता होगा कितने होते हैं 360 होते हैं। चलिए हम लोग बस बनाते हैं, तो हम मान लेते हैं सबसे छोटा कोण जो है x, ठीक है, सबसे छोटा कोण x है, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा तो 2 गुना हो जाता है और कितना तो 24 कम हो जाता है, तो यहाँ पे -24,
ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा हो गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज सभी कोणों का कुल योग 360 होता है, सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे कि 2x माइनस में 24 डिग्री प्लस हो जाएगा हम लोग के पास 2x माइनस में हो जाएगा 24 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण हमें एक दूसरे के इक्वल ले लें, प्लस x और प्लस x इक्वल कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। चलिए इसके हम बनाते हैं यहाँ पे, सभी को इंक्लूड करेंगे तो ये 2x माइनस में हो जाएगा 24 और ये प्लस में रहेगा 2x और माइनस में 24 और प्लस में 2x हो जाएगा। तो प्लस और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, इसको काटेंगे नहीं हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 2x 2x और 2x कितने हो जाएंगे 6x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास 360 है। तो ये जाके उधर जुटेगा 48 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा हमारे पास 408 हो जाएंगे। 408 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 6 36 और यहाँ पे बचेगा 3, तो 6 8 48, तो हमारे पास कितने आ गए 68 डिग्री आ गए। हमें बताना है क्या, सबसे बड़ा कोण बताना है। तो सबसे बड़ा कोण कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा कोण जो हो जाएगा हम लोग के पास, हम तो निकाल चुके हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 68, तो बड़ा कोण तो यही है ना 2x माइनस 24, तो यहाँ पे रखेंगे 2 और गुने 68 और माइनस 24, तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 68 कितने हो जाएंगे 136, में से हम लोग हटा देंगे 24, यानी हो जाएगा हमारे पास 1112 112 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। क्वेश्चन है क्या, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज एक डैश चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। समचतुर्भुज कहने का मतलब ऐसे है ना, वो सारी वृत्त उसके भुजा को स्पर्श करती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई क्या होगी, पता नहीं, निकालने हैं। त्रिज्या 7 है जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है क्या है, पहले तो ये हम लोग जानेंगे। टोटल सरफेस एरिया बेलन का होता है क्या है, तो इसका होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, जिसमें हमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया 968 दिया हुआ है। इक्वल में रखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 दिया हुआ है। आर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे प्लस एच तो हमें फाइंड करना है। 7 से 7 कैंसिल, ये काटेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 44 से आप काट सकते हैं, 22 और 2 है ना, तो इसे काटिए तो कितने टाइम में कटेगा 44 से आप काटेंगे तो 44 से आपके पास 22 टाइम में कटेगा। तो हमारे पास कितने आ गए, इधर 22 हो गए, ये प्लस में 7 है तो माइनस में 7 आ जाएगा, इक्वल बस एच इधर बचेगा, तो 22 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास 15 बचेगा, यानी एच की वैल्यू हमें निकल गई कितनी, तो 15। ऑप्शन नंबर आंसर से एक करके बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो घन जिनमें प्रत्येक की मात्रा 8 सेंटीमीटर पर क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। क्या हो जाएगा, घन का आयतन दिया हुआ है, आयतन वॉल्यूम बराबर कितना है 8, तो हम यहाँ पे साइड निकाल सकते हैं, क्या हो जाता है a क्यूब बराबर 8, मतलब a का वैल्यू आप निकालेंगे कितने हो जाएंगे, ये 2 के होता है, 3 बार गुना करेंगे 2 को तो 8 आता है ना, तो इसलिए हमारा जो भुजा आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। जब भुजा 2 आ गया तो घनाभ की लंबाई अब एक दूसरे को जोड़ देना है, 2 घन है यहाँ पे है ना, तो अब 2 घन है इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 घन है, देखेंगे यहाँ पे एक दूसरा भी घन है। अब देखिए दूसरे घन को हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये क्या बन जा रहा है, एक घनाभ बन जा रहा है ना, बन रहा है एक घनाभ। तो इस घनाभ की हमें अब लंबाई निकालनी, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, तो लंबाई हो जाएगी 2, पहले ये थी और 2 ये भी, तो मतलब 4 हो जाएगा। इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई तो यही रहेगी, 2 ही के 2 रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी, तो ऊंचाई तो यही रहेगी, सेम ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच होता है ना। चलो रखेंगे इसका वैल्यू 2 इंटू एल बी, एल और बी में गुना करेंगे 4 दूना 8 होंगे,
BH 2 और 2 करेंगे तो 4 होगा, LH 4 और 2 में करेंगे तो 8 होगा। चलिए जोड़ते हैं, 8 8 16 4 20 और 20 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएंगे हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल का आकार संयोजन रूप से होता है, कैसा होता है? तो एक शंकु और एक अर्धगोले छिन्नक की तरह होता है। लोग देखे होंगे ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है, ऐसे टाइप में होता है ना कर्क। तो इसलिए बताएंगे हम यहाँ पे एक शंकु और एक अर्ध जो है एक गोलार्ध और एक छिन्नक की तरह होता है, गोलार्ध का एक छिन्नक की तरह। आंसर डी बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से माध्यक बहुलक समान होंगे, किसका? तो देखेंगे बहुलक जो सबसे ज्यादा बनाता है। चलिए पहला ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, कितने नंबर है? तो 3 है 2 5 है, 5 है नंबर, तो कितने हो जाएंगे? विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए हम लोग n+1 लिखते हैं अपॉन 2, तो कितने हो जाएंगे? 5 1 6, 6 का आधा कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएगा। तीसरे पे कौन है? तो 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आ रहा है मतलब हमारा माध्यक तो 2 निकल चुका है। माध्य निकाल के देख लेते हैं, तो कितने सभी को ऐड करके डिवाइड कर दें 5 से, तो देखते हैं 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल आपका नहीं होगा, क्योंकि 12 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये तो समान होगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन हम लोग काट देंगे। दूसरा ऑप्शन आते हैं, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ही है, 5 मतलब सेम कंडीशन, तो हम लोग का वो तीसरा नंबर निकलेगा माध्यिका का निकल जाएगा, माध्य निकालते हैं हम लोग, तो 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 5 15, 15 को 5 से आराम से डिवाइड कर लेंगे, 5 आ जाएगा, तो 5 हमारा 15 को यदि हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। अभी देखिए हमारे पास माध्य और माध्यिका भी आ चुके हैं 3 3, और बहुलक सबसे ज्यादा बार जो आता है तो 3 ही सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट बन गया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बन गया। निम्नलिखित में से कौन माध्य का सूत्र नहीं है? कौन सा माध्य का सूत्र नहीं है यह बताना हमें। कौन सा सूत्र नहीं? देखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ तो होता है, ये माध्य का सूत्र है। दूसरा देखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी इन अपॉन होता है सिग्मा एफ, ये भी होता है। दूसरा देखेंगे कि ए प्लस होता है सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये भी होता है, लेकिन कि ये नहीं होता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, यहाँ पे राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। डी क्या होगा आपका? करेक्ट नहीं होगा, आंसर डी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 59 प्रकृत संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो देखेंगे 59 क्या है? कि विषम संख्या, विषम संख्या के लिए क्या बोलते हैं? n+1 अपॉन 2 बोलते हैं। 59 रखिए अपॉन में 59 + 1 अपॉन 2, तो कितने हो जाएंगे? 60, 60 का आधा करिएगा तो कितने आ जाएंगे? 30, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा, 30 हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होगा ना। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? कॉस स्क्वायर ए -1 और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस में 1 हो जाएगा, यानी आंसर हम लोग का क्या दिख रहा है? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, राइट आंसर बी। देखिए यदि साइन 2a इक्वल में लिखा है 2 साइन a, तो a के वैल्यू बता देना है कि कितना हो जाएगा। चलिए a का वैल्यू बताते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है क्या? साइन 2a इक्वल लिखा गया 2 साइन a, इतना ही ना लिखा गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल में लिखेंगे हम लोग 2 साइन a। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस a इक्वल हो जाएगा 1, तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा हम लोग के पास कॉस या 0 डिग्री के बराबर, यानी ए का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन बना? तो राइट आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल 3 है, तो साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब बीटा प्लस साइन क्यूब गामा का मान क्या होगा? ये हमें बताना होगा। चलिए यहाँ पे जो दिया है हम लोग लिखते हैं साइन
अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गामा इक्वल 3 दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ हमारे पास। अब हम मान लेते हैं क्या, इसको क्या मान लें, एक, इसको भी हम लोग एक ही मान लें और इसको भी हम लोग एक ही मान लेते हैं। सभी को हम लोगों ने एक मान लिया। अब देखिए यहाँ पे एक यदि इसको मान लेते हैं तो एक का क्यूब करिएगा तो एक ही रहेगा ना, एक ही रहेगा। सेम यहाँ पे भी इसका एक क्यूब कीजिएगा तो एक ही रहेगा, प्लस गामा का भी करिएगा तो एक ही रहेगा। क्यों? बिकॉज सभी को जोड़ने पे यहाँ पे देख रहे हैं 3 आ रहा है, इसी कारण हम लोग ने बताया है। तो हमें बताना है इन तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करो ना, कितना आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर। अब बता दोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे हम लोगों ने ये मैथ्स का सेशन कंप्लीट किया। अब फिर बाद बाकी हम लोग साइंस का वहीं से देख। तो देखिए अब हम लोग आते हैं पार्ट 3 साइंस का है। क्वेश्चन है क्या कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी का उर्वरक बढ़ता है। किससे बढ़ता है बताएंगे? शाकनाशी खरपतवार नाशक से, कीटनाशक से, कृमि नाशक से या फिर उर्वरक खाद से। तो बढ़ती है उर्वरक खाद से। आंसर डी बताएंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है? आंसर सही बताएंगे, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड कहने का मतलब है AgCl, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क बताइए कौन है? ब्रास, अमलगम, सोल्डर, सिनेबार। तो आंसर बताएंगे सिनेबार। राइट आंसर डी बताएंगे। पारा का ऐसे परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। परमाणु भार कितना होता है? तो 200 होता है। पारा का कितना होता है? 200। देखिए ऐसे पारा का जो है अयस्क दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिनेबार होता ही है और एक होता है आपका बता दे कैलोमेल, है ना, कैलोमेल होता है। और सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका HgS होता है। और कैलोमेल का क्या होता है? Hg2Cl2 होता है। देखेंगे ये जो नंबर हमारे पास है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है इसमें। बताइए क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग घटा देंगे। क्या ये होता है द्रव्यमान, ये होता है परमाणु संख्या, इसमें से घटा लेंगे 21 में से 11, मतलब कितने आ जाएंगे हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइए। 23 में से 11। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार जो बताएंगे जीव द्रव है। आंसर बी बताएंगे। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन सा है? बताइएगा सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। आंसर्स क्या होंगे? आंसर बताएंगे श्वसन है, जनन है, पोषण है, ये सभी है। डी करेक्ट होंगे। पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बताएंगे? उसे हम लोग कहते हैं क्या? परिस्थितिकी, मौसम विज्ञान, भू विज्ञान, मानव विज्ञान। क्या कहेंगे? उसे कहते हैं परिस्थितिकी। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। कह रहा है जियोट्रोपिज्म 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 पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? किसके प्रति प्रतिक्रिया है? तो आंसर बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के। आंसर डी होंगे। निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? बताइए। तो आंसर बताएंगे अफ्रीका है। आंसर ए बताएंगे अफ्रीका। क्वेश्चन आगे हम लोग का है क्या कि इनमें कौन सा ग्राफ जो है किसी वस्तु के विराम अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है? कौन है विराम अवस्था को जो दिखा रहा है? तो विराम अवस्था को जो दिखा रहा है दोस्तों वो आप बता देंगे ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है। ऑप्शन क्या बताएंगे? राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ऐसे जो ये बना होता है ये किसको दिखाता है? इसको इंडिकेट करता है। तो ये बता दे जब विस्थापन एवं समय के बीच जब ग्राफ एक सरल रेखा में होता है तो मूल बिंदु से गुजरता है तो वस्तु का वेग क्या होता है? नियत होता है ना। तो ये दिखा रहा हमें क्या चीज का? तो वस्तु का वेग समय ग्राफ को दिखा रहा है। देखेंगे आगे क्वेश्चन है क्या। आंसर्स इसमें डी करेक्ट होंगे आपके। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना
तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो कैपिटल जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा, ये बताना है। क्या हो जाएगा इसका मान? तो स्मॉल जी इक्वल क्या होता है, जी एम अपॉन होता है हमारा आर स्क्वायर, यही होता है ना। हमें कैपिटल जी बराबर क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन हो जाता है एम, यानी आंसर्स बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के इसके मान के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए ऐसे कैपिटल जी का वैल्यू होता है कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी भी तैरती हुई वस्तु की उत्पादकता की गणना करने में मदद करता है जो तरल पदार्थ में डैश डूबी होती है। बताएं कैसे डूबी होती है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, तो आंसर बताएंगे आंशिक और पूर्णतः दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम दूरी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, जैसे कि न्यूनतम दूरी हमें बताना है 330 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो देखिएगा हम लोग ये चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आप बता देंगे क्या कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी कितना हमारे पास 2x और समय कितना है 1/10, मतलब 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, चाल दिया हुआ है 330, इक्वल में रखेंगे 20x और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग x बराबर, तो कितना हो जाएंगे 330 और बटे 20 हो जाएगा ना। x की वैल्यू निकालिएगा तो इससे ये काटे इससे काटेंगे 16.5, तो आंसर हमारा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 16.5 मीटर डिस्टेंस। लगभग आप 17 भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पे जो बताना है वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 16.5। देखिए स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, बताइए कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्गों में। कौन कौन वर्ग है, एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों को प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हवा, सौर विकिरण, पानी, है ना। ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। देखिए आगे कह रहा है जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, कौन सा होता है सबसे ज्यादा प्रभावित। तो आंसर बताएंगे यकृत सबसे ज्यादा होता है प्रभावित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता देंगे। आगे क्वेश्चन से क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 5 जून, 15 जून, 20 जून, 10 जून। तो आंसर बताएंगे 5 जून को मनाते हैं। आंसर ए बताएंगे, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आधारित सम्मेलन जो है 5 से 16 जून 1972 में किया गया था। और एक साल बाद 1973 में 1973 में एक साल बाद जो है 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक पृथ्वी थीम के साथ आयोजित किया गया था, है ना। देखिए आगे है कि आप पवन चक्की में उत्पन्न बिजली बताइएगा कैसे होते हैं। तो आंसर बता देंगे वो होते हैं हवा के वेग पर निर्भर करती है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बी करेक्ट होंगे। जितनी हवा तेज उतनी ज्यादा बिजली उत्पादित होगी। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए कौन सी है। तो आंसर बताएंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे यहाँ पे, देखिएगा। और 10 टू द पावर जो हमारे पास जैसे कि 9 होते हैं एम्पियर, उसे क्या बोलते हैं नैनो एम्पियर बोलते हैं। 12 होंगे तो क्या बोलते हैं पीको। फिर 9 प्लस में हो तो क्या बोलेंगे 10⁻9 प्लस में हो, और 10⁻⁻9 हो तो क्या बोलेंगे, देखिए माइनस में 9 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं नैनो, यदि प्लस में 9 हो तो उसे बोलते हैं गीगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है किस दिशा में, बताइए। ये तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, ये बताइएगा उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ, है ना। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। दाढ़ी बढ़ाने में किस प्रकार के दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो कौन सा दर्पण है जो आपके जो इमेज है उसको बड़ा करके दिखाता है, क्या समतल दिखाता है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। उत्तल तो छोटा दिखाता है, तो बच कौन गया है कि अवतल दर्पण जो है आपके बड़ा करके दिखाता है, इसलिए आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। पार्ट 4 जो है हम लोग का सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ।
बताइए कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में। राइट आंसर सी बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। आंसर बताएंगे निर्वाह। आंसर ए बताएंगे निर्वाह। यूएनओ क्या है कि यूएनओ के एक मात्र महासचिव कौन थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था? कौन थे बताएंगे? ट्रिगवेली तो इनका मृत्यु हुआ था, हवाई यात्रा में हुआ था, तो ये पद पे नहीं थे उसमें। हम बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया था, ये थे हैमर अस्कोजल्ड। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और कहाँ पे? बताइएगा कब कहाँ हुआ? आंसर बताएंगे 1936 लखनऊ में हुआ। आंसर डी होंगे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है बताइए? औद्योगिक क्रांति का अर्थ, तो आंसर बताएंगे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो आंसर बताएंगे नर्मदा। कौन है? नर्मदा। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। मापनी क्या है? मापनी, मापनी बताएंगे एक अनुपात है। आंसर ए बताएंगे क्या है? अनुपात है। मापनी मानचित्र पर दिखाया गया संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दिखाता है। धरातल और मानचित्र के दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। भारत का लगभग डैश प्रतिशत डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के सुविधाओं प्रदान कराता है। आंसर बताएंगे 0.43। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? कौन नहीं बताइए? अतिशोषण, बढ़ती आबादी, अत्यधिक उपयोग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। आंसर डी होंगे। जल की अति दोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, है ना, मतलब कोई एक मात्रा ही नहीं कि किस मात्रा में डिवाइड करना है। जल का प्रदूषित होना, शहरों में बहुमंजिली इमारतों का अंधाधुंध निर्माण आदि, ये सभी जो है जल के प्रमुख कारण हो सकते हैं। आगे देखेंगे बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? कब हुआ है? 1973 में। आंसर बी बताएंगे कब हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1972। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य बताइएगा। उत्पादक कौन राज्य है? तो आंसर बताएंगे झारखंड। ऑप्शन बी बताएंगे कौन है? झारखंड है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? कौन से उद्योग में होता है? एल्यूमिनियम के उद्योग में। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? कौन से स्थान पे होता है? तो आप आंसर बहुत आसानी से बता पाएंगे, मासिन राम। भारत की वित्तीय राजधानी बताइए। वित्तीय राजधानी कौन सी है? वित्तीय, तो आंसर क्या बताएंगे? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई? तो वित्तीय राजधानी जो है आपकी मुंबई। आंसर डी बताएंगे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? बताएंगे कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 390, 395, 450 या 495? तो हमारे मूल संविधान में जो थे कितने थे? 395। अभी भी 395 में ही है। उसमें बस अनुच्छेद को जैसे कि आपको बढ़ाना है, जैसे क्या कि 19 का ए होता है ना, फिर 19 का बी होता है, सी होता है, डी, तो उसमें ई बढ़ाया जा सकता है, एफ जी एच ऐसे बढ़ाया जा सकता है, बट उसको ये 20 है ना, एक ही से जैसे 1995 से 1996 नहीं किया जा सकता है ना। ये है हमारे संविधान में। देखिएगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अनुच्छेद 124 के 2 में बताया भी क्या गया है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श करके क्या कर सकते हैं? अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित जो है अधिपत्र द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के प्रवर्तक निदेशालय की नियुक्ति करते हैं। देखिए क्या रहा है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? का प्रधान कारण क्या है?
जाति है, क्षेत्र है, जन्म है या धर्म है? तो आंसर बताएंगे जन्म है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। क्वेश्चन आगे हम लोग से पूछा गया है क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना बताइए कब हुआ था? कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। दिसंबर 1953 में जो सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, है ना। और इनके अन्य 2 सदस्य कौन के थे? तो इनके थे 2 सदस्य के एम पानिकर और एच एन कुंजरू थे। देखिए आगे क्वेश्चन है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर कहते हैं बताइए? तो आंसर बताएंगे निर्णय में देर के लिए बिल्कुल नहीं, राजनीतिक चेतना का अभाव नहीं, राष्ट्रीय भावना का अभाव नहीं, जनमत का आदृत। ऑप्शंस डी करेक्ट बताएंगे कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? कहाँ पे बताइए? तो आंसर बताएंगे स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, पार्ट 5 जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। बताइए कौन सा टेंस इसमें यूज किया गया है? पास्ट इंडेफिनिट। आंसर ए बताएंगे कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। देख रहे हैं ना रीच्ड। देखिए आगे कह रहा है क्या, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द बोल्ड फ्रेज। ये जो गोइंग टू रेन है ये बताना है हमें। द वेदरमैन फोरकास्ट दैट इट इज गोइंग टू रेन। तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आंसर डी करेक्ट होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। हमें नरेशन है, रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो बनाएंगे क्या? रमेश सेड दैट ही डैश। आंसर क्या बनेंगे? रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। I will make sure to help you, my sister said। तो आंसर्स क्या बनाएंगे? आंसर्स बनेगा my sister dash that dash help me। तो आंसर बताएंगे my sister assured that she would help me। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। Pick out the non-finite verb या verbs given sentence in below। क्या हमारे पास क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि टीचिंग इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स बताएंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमें है टीचिंग यहाँ पे। आंसर्स ए बताएंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। देखिएगा क्या हमारे पास है, फ्राइटनेड बाय द स्टॉर्म वी साउट शेल्टर। इसमें बताएंगे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सा है। नॉन फाइनाइट यहाँ पे बताएंगे फ्राइटनेड। आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे। Sentence has been given in active voice out of 4 alternative given below. Select the which best express the same sentence in a passive voice। Okay, देखेंगे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। I had written the letter। बताइए क्या बनाएंगे इसका? I had written the letter। तो आंसर बताएंगे The letter had been written by me। ऑप्शन सी करेक्ट बताएंगे। Please go there। यहाँ पे कौन से सिंबल होंगे? It is getting late। बताइएगा एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर सेमीकोलन। बताएंगे कौन सा लगेगा यहाँ पे सिंबल। तो आंसर बता देंगे यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारे पास? व्हेन माय मदर डाइड इट वाज 40 ईयर अगो, आई वाज एन इन्फेंट, वी विल यूज इन प्लेस ऑफ बोल्ड पार्ट। बताइएगा वहां पे कौन सा यूज करेंगे? ये बोल्ड पार्ट जो दिया गया है इसमें कौन सा यूज करेंगे बताइए, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो ऑप्शंस बता देंगे ये ऑप्शंस, है ना, बिग ब्रेक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। ही हैज बीन लर्निंग पियानो डैश 2 ईयर। आंसर्स क्या बताएंगे? यहाँ पे समय की बताएगा। समय मतलब क्या होगा?
यहाँ पे for 2 ईयर है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द लाइन स्प्रैंग डैश द प्रे। आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स बताएंगे यहाँ पे अपॉन। आंसर्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या है? बॉब इज ओनली अ चाइल्ड, ही इज अ वेरी इंडिपेंडेंट। क्या बनाएंगे इसका? तो आंसर बताएंगे बॉब इज ओनली चाइल्ड हु इज अ वेरी इंडिपेंडेंट। आंसर्स ए करेक्ट हो जाएंगे ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या है? ही सॉ द स्नेक, ही रैन अवे। तो बनाइएगा, क्या बनेगा इसका? तो बताएंगे ऑन सीइंग द स्नेक ही रन अवे। ऑप्शन बी करेक्ट बता देंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। तो इसका मतलब होता क्या है पहले जानेंगे हम लोग। एक ही जैसा, एक ही चरित्र का व्यक्ति है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर। ऑप्शन डी करेक्ट बताइएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता क्या है? कम अक्रॉस कहने का तात्पर्य है अचानक मिल जाना, यानी आंसर बताएं मीट बाय चांस। आंसर्स ए बताएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है हमारे पास? कास्ट अवे। कास्ट अवे का क्या मतलब है? कास्ट अवे का मतलब है यहाँ पे फैलना या फिर अलग रखना, परित्याग करना, यानी आंसर बताएंगे थ्रो असाइड। आंसर्स डी करेक्ट होंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। माय मॉम वुड हैव मेड सम केक इफ माय डैड डैश सम शुगर। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे होगा हैड बाउट सम शुगर है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। देखिए चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। वी वुड हैव rented the car on condition that it dash so expensive। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे होगा had not been होगा had not been so expensive। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारे पास? बियर्ड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश हर फेवरेट फूड। तो आंसर बताएंगे ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट फूड। आंसर बी होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द गर्ल हु डैश हेल्प मी। आंसर बताएंगे हैज हेल्प मी। ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। देखिए पार्ट 6 है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसमें? हमें बताना है प्रश्नवाचक पे क्या आएगा। लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा में क्या होते हैं बताइए। तो आंसर बताएंगे राज्यसभा जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, उसके अध्यक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए सी के बाद ई, 3 से 5, 5 3 8, 8 3 11। तो 11 पे कौन आएगा बताइएगा। देखेंगे 3 से यहाँ पे 3 5, यहाँ पे कितना बढ़ा 2, यहाँ से 5 से 3, यहाँ 3, यहाँ से 4 बढ़ाएंगे तो 8 4 12। मतलब एल से स्टार्ट। एल से कौन? एल से 3 गो ऑप्शन है हमारे पास। ए के बाद सी, मतलब यहाँ पे 2 भरा। सी के बाद 6, यहाँ पे देख रहे हैं 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4, 6 4 10, मतलब जे आएगा। एल के बाद जे, एल के बाद जे किस में है? तो बस एक ही है, ऑप्शन नंबर आपके पास डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अजय एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर पूरब चलता है। चलिए 5 किलोमीटर इसको पूरब चला देते हैं। अब कह रहा है 5 किलोमीटर पूरब चलने के बाद उसी बिंदु से रंजय चलना शुरू करता है 5 किलोमीटर उसके विपरीत जाता है। यहाँ से रंजय चालू करता है और 5 किलोमीटर विपरीत जाता है। ये रंजय का है और यह जो है अजय का है। ठीक है, अब चलना पुनः अजय बाएं, अजय जो है बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, तथा संजय जो है दाएं मुड़ जाता है 3, संजय जो है दाएं मुड़ जाता है 3। ठीक है, संजय जो है दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इधर ही मुड़ेगा। ये 3 मुड़ता है और यह भी 3 ही मुड़ता है। अब दोनों के बीच की दूरी बता दीजिए कितना है। तो ये कितना गया था 5 किलोमीटर और ये भी 5 गया था, तो कितना 10 ही तो रहेगा ना दोनों के बीच की दूरी। यानी ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे? राइट आंसर सी करेक्ट बता देंगे 10 किलोमीटर। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर में एस 19 पे आता है तथा अक्षर जी 7 के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो बताइए कौन सा आएगा। तो देखेंगे
यहाँ पे जी के बाद लिखते हैं G H I J K L M N O P Q R, उसके बाद एस तो छोड़ दीजिए, यहाँ से काटिए, एक इधर काटेंगे, एक इधर काटिए, एक इधर भी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, मतलब बच क्या गया बीच में M, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यदि P को माइनस, Q को भाग, R को गुना, W को प्लस, तो ये हमें बता देना है कि क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है लिखा गया हम लोग के पास, जो भी है वो लिखेंगे पहले। 48 यहाँ पे लिखा गया है Q, फिर है 12, फिर है यहाँ पे R, फिर है 10 हमें, फिर है P, यहाँ पे है 8, ये है W और यहाँ पे है 4। अब चलिए Q का वैल्यू क्या है डिवीजन, तो 48 डिवाइडेड बाई 12 है ना। R का वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, P का है यहाँ पे -8 और इसका मतलब है +4। अब देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे 12 से 4 टाइम में, 4 में 10 से गुना 40, -8 और प्लस में 4 रखेंगे, ये 44, 44 में से 8 घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके पास 36। देखेंगे 36 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास 36 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट बताएंगे 36। अब देखिए आगे क्वेश्चन, शहर ए और ए से बी के लिए 2 बस टिकट, शहर ए से सी के लिए 3 टिकटों की कीमत जो है 77 है, लेकिन शहर ए से बी के 3 टिकट और शहर ए से सी के 2 टिकट की कीमत 73 रुपये है, तो ए से बी की ओर सी के लिए किराया कितना है ये हमें बता देना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कितने हो जाएंगे किराया। मान लेते हैं ए से बी की किराया कितना है, ए से बी का किराया कितना है, तो ये हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं। ए से सी का किराया कितना मान लेते हैं हम लोग, वाई रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न बोल रहा है कि 2x और प्लस 3y यह किसके बराबर हो जाता है, 77 रुपये के। इक्वेशन 1 लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये 3x और प्लस ये 2y ये कितने के बराबर हो जाता है, तो ये हो जाता है 73 के बराबर। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखेंगे तो 1 में हम लोग यदि 3 से गुना कर लेते हैं और 2 में यदि 2 से गुना कर लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। चलिए गुना करते हैं, यहाँ पे 6x और प्लस 9y और 77 को मल्टीपल करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा इतना 231 है ना। इसे गुना करेंगे तो 6x प्लस ये हो जाएगा 4y इक्वल में हो जाएगा 146। अब देखिए इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये 5 में से 4 घटाए, 9 में से 4 घटेगा तो 5y, यहाँ पे घटाएंगे आप तो कितने हो जाएंगे, 231 में से 146 घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे कितने, तो 11 से 6 तो 5, यहाँ पे बच गया 12 से 4 तो 8 है ना, 85, यानी 5 से काटेंगे तो कितने 17। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17 आ गई। y की वैल्यू जब 17 आ गई तो कोई भी इक्वेशंस में आप रखिए और आप वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसमें मन करे तो इसमें रखिए, इसमें। तो चलिए हम लोग पहला ही इक्वेशंस में रखते हैं। पहला इक्वेशन हम लोग का है 2x, यहाँ पे 2x रहने देते हैं, प्लस में 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 17 और इक्वल में है 77। अब 17 3 का कितना होता है 51, तो यहाँ पे रखेंगे x इक्वल हम लोग 77 माइनस 51 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, घटाइए 77 से 51 घटेगा तो ये 6 और ये घटाएंगे तो 2, 26 का आधा करेंगे तो मतलब 13। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो हमें यही बस बतानी थी। तो शहर ए से बी की कीमत जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 13 रुपया, शहर ए से सी का कितना 17 रुपया। चलिए हम लोग 13 और 17 देखेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो यस ऑप्शन नंबर 13 और 17 जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। राइट आंसर बी होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें बताना है कौन सा खाली नंबर आने वाला है यहाँ पे खाली स्थानों पे। आइए देख लेते हैं कौन सा नंबर आएगा। 6 और 8 में गुना करें 48, 48 में यदि 3 जोड़ लेंगे तो 51 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 15 और 4 में गुना 60, 60 में 5 तो 65, यहाँ पे 20 और 5 में 100, 100 में जोड़ेंगे तो 120, यानी ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन राइट आंसर डी करेक्ट होंगे 120। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, श्रृंखला आगे पूरा करना है कि आगे क्या आने वाला है। देखिए 18 के बाद 22, ये कैसे हुआ, ये देखिए 8 फिर 8 फिर 8, तो आगे यहाँ पे कंफर्म है कि कोई तो ऐसा नंबर है जो फिर 8 आएगी, मतलब फिर यहाँ पे 8 आएगी। यहाँ पे कौन से नंबर आने चाहिए ये पहले बताइए। यहाँ पे तो 8 आ गया, देखेंगे 22 से 28 कितना 6, फिर 6 यहाँ पे बढ़ा दीजिए, 28 से 6 कितने हो जाते हैं 34, तो है क्या 34, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे।
देखिए कह रहा है इसे 50 बनाने के लिए आवश्यक लड़कों की कुल संख्या की गणना करें। यदि उस समूह में किसी लड़के की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 28वीं है। चलिए क्या है, ऊपर से 7वीं और प्लस नीचे से 28वीं और माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही बंदा को इसमें 2 बार काउंट किया जा रहा है ऊपर नीचे। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे टोटल 34। कितने हो जाएंगे 34। हमें कितना 50 लड़कों की आवश्यकता है, तो हम बस इसमें क्या कर लेंगे, इसमें से 50 घटा लेंगे। तो 50 घटाइएगा मतलब 16, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा 16। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्या। कह रहा है कि लुप्त संख्या में ज्ञात करना है 41, 40, 38, 35, 31। तो आगे क्या आने वाला है देखेंगे। यहाँ से कितना घटा तो -1, यहाँ से कितना घटा -2, यहाँ से कितना घटा -3, यहाँ से कितना घटा -4। तो आगे -5 घटाना दीजिए। 31 में से 5 घटाएंगे कितने आ जाएंगे, तो 31 में से 5 26 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यहाँ पे 26 हो जाएगा ना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।